Hello and welcome to your own channel GeoStars. Today we will be discussing previous year important questions of social and cultural geography. But before we begin, if you haven't subscribed the channel, do subscribe the channel. If you like the video, do press the like button and also don't forget to share the video so as to help others. So let's begin with short notes. The first short note is aim of social geography. सामाजिक भूगोल के उद्देश्य क्या है? Now सामाजिक भूगोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का. ये हमें सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में नॉलेज देता है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान देता है, सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. इसका बेसिक एम होता है डेवलप करना सिविल क्वालिटीज को. इट also helps to develop the power of thinking, reasoning, also helps to develop feeling of universal brotherhood, modernization, helps to develop suitable proficiency and good habits, helps to develop moral and social values, and also helps to develop all-round personality. Second question है social structure के ऊपर. अब social structure को सामाजिक संरचना भी कहते हैं. सामाजिक संरचना किसी भी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, उसका फ्रेमवर्क होता है और ये सोशल प्रैक्टिसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हेल्प्स टू डिस्कस वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ग्रुप्स दैट डायरेक्ट एंड सेट लिमिट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर. इसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सोशल स्ट्रक्चर के, वो होता है उसका कल्चर, सोशल क्लास, सोशल स्टेटस, उसके रोल, ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशन. बेसिकली एक सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पीपल होता है एंड रिलेशन इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया. नेक्स्ट इज कल्चरल लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूदृश्य. अब कल्चरल लैंडस्केप एक ऐसा लैंडस्केप होता है जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के द्वारा अफेक्टेड होता है. कलेक्टिवली कल्चरल लैंडस्केप जो होता है वो वर्क ऑफ आर्ट होता है, नरेटिव ऑफ कल्चर होता है एंड एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी होता है. Cultural landscape can be read and interpreted based on cultural features like public spaces, language of signs, architecture, and even food preferences. So, what is cultural landscape? Cultural landscape are the activities and the ways which people have influenced the landscape. Cultural features are established by people as they modify the natural landscape. The main features of cultural landscape is land use, उनके transportation features, population and settlement. So, जितनी भी एक्टिविटीज हैं लोगों की या वहां पर रहने वाले लोगों ने जिस प्रकार से अपने संस्कृति द्वारा उस लैंडस्केप जिस पे वो निवास करते हैं उस पर अपना प्रभाव छोड़ा है, उसको उसके लैंड को कैसे उपयोग किया है, उसके ट्रांसपोर्टेशन फीचर्स कैसे हैं, वहां पर किस तरीके की लैंग्वेजेस यूज करी जाती हैं, आर्किटेक्चर कैसा है, फूड कैसा है, ये सब कल्चरल लैंडस्केप को डिनोट करता है. नेक्स्ट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन. सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ अपने को रिलेट करते हैं. सोशल ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड करते हैं. वास्तव में एक ऐसा पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप होता है जो इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप के बीच में होता है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम सेक्सुअल कॉम्पोजिशन, स्पेशो टेम्पोरल कोहेंशन, लीडरशिप, डिविजन ऑफ लेबर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सबको हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट शॉर्ट नोट है सोशल प्रोसेस. सोशल प्रोसेस का मतलब होता है वेरियस मोड जिसके थ्रू डिफरेंट लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आपस में इंटरैक्ट करते हैं. सोशल प्रोसेस के अंतर्गत एक इंडिविजुअल को भी लिया जा सकता है और कल्चरल ग्रुप को भी लिया जा सकता है. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप लर्न करता है कि कैसे अकोमोडेट करना है डिफरेंट कल्चर और इन्वायरमेंट में. ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. अब अकल्ट्रेशन क्या होता है? ये सोशल प्रोसेस का एक पार्ट होता है विच हैज बीन नोन फॉर सम सर्टेन कल्चरल ट्रेट्स और वन अडॉप्ट्स द कल्चरल एट्रीब्यूट ऑफ अदर, जिसमें एक पूरा ग्रुप जो है वो दूसरे के कल्चरल एट्रीब्यूट को अडॉप्ट करता है लेकिन उसके सम कुछ ही सर्टेन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है. तो ऐसी प्रक्रिया को हम अकल्ट्रेशन कहते हैं. एजिमिलेशन नेक्स्ट आता है. एजिमिलेशन, एजिमिलेशन का मतलब होता है कल्चरल इंटरचेंज एंड सोशल डोमिनेंस इन द सिचुएशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशो कल्चरल सिस्टम. एजिमिलेशन में क्या होता है कि ये एक स्लो प्रोसेस होता है.
इसमें ये कल्चरल प्रोसेस को इंक्लूड करता है। इसमें दो से अधिक कल्चरल ग्रुप्स होने चाहिए जिनके बीच में एसिमिलेशन होना चाहिए, और ये वास्तव में एक सामाजिक सांस्कृतिक अंतरक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, ये एक फंडामेंटल और ह्यूमन सोशल ट्रेट होता है। कॉन्फ्लिक्ट से कई बार जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो स्ट्रेंथन होती है, इससे सोसाइटी और अधिक डेवलप करती है, क्योंकि जब आप कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो ये वास्तव में सोशल प्रोसेस का एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। और ये किसी भी कल्चर को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो एक कल्चर दूसरे कल्चरल के बीच में अंतर्द्वंद की समस्या आती ही है। वो पर्सनल हो सकती है, वो इम्पर्सनल हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इनसिक्योरिटी होता है, लेकिन अंततः बाद में इसके द्वारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत अधिक सुदृढ़ होता है। नेक्स्ट आता है कॉपरेशन। कॉपरेशन भी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है सोशल प्रोसेस का। कॉपरेशन बहुत जरूरी है, बाउंडलेस होता है, और ये सोशल प्रोग्रेस बिल्डअप करता है, इससे संतुष्टिकरण आता है, सेटिस्फैक्शन होता है। और जब भी हम लोग कल्चरल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कॉमन गोल और कॉमन इंटरेस्ट होता है। एंड लास्ट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, यानी कोई भी सोशल, कल्चरल या इन्वायरमेंटल फिनोमिना का जब हमारे पर प्रभाव पड़ता है तो हम उसके साथ अपना अनुकूलन या अडेप्टिविटी डेवलप करते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंडिविजुअल किसी नए सिचुएशन के अंतर्गत आता है तो उसको अडॉप्ट करने का प्रयास करता है, परंतु बहुत सारी समस्याएं आती हैं, परंतु धीरे धीरे वो उसको अडॉप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड, बॉडी, सोल को ढालता है, जिससे एक न्यू ट्रेडिशन या कल्चर का जन्म होता है। सो जब भी हम सोशल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें अकल्ट्रेशन, एजिमिलेशन यानी समन्वय, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, कंपटीशन और अडेप्टेशन, ये सारे प्रोसेसेस एक सोशल प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज लैंडस्केप स्कूल या भूदृश्य विचारधारा, या इसे राजनैतिक विचारधारा भी कहते हैं। ये स्कूल पॉलिटिकल ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है। इट इज अ स्टडी ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ अ स्टेट, जैसे उसकी साइज, आकार, शेप, आकृति, पॉपुलेशन डिफरेंसेस, जनसंख्या विभिन्नता, उसका सब डिविजन, फ्रंटियर, सीमांत और उसकी बाउंड्रीज के बारे में अध्ययन करता है। सो लैंडस्केप स्कूल का मेन फोकस जो होता है वो स्टेट के डिफरेंट फीचर्स को स्टडी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लिया जाता है वो है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच किर्क ने दिया था और उन्होंने कहा था कि एक डेफिनेट स्पेस और टाइम पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट लोगों के द्वारा उनके सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, एथनिक बैकग्राउंड के आधार पर वो उस ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड को या इन्वायरमेंट को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। सो ईच इंडिविजुअल ऑफ अ सोसाइटी रिएक्ट्स डिफरेंटली टू अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए सोसाइटी के डिफरेंट लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो बेसिकली बिहेवियरल अप्रोच ये ट्राई करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है किसी भी स्पेस में, प्लेस में, इन्वायरमेंट में, किस तरीके से लोग उस चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। और जोग्राफर ये कोशिश करता है कि इंडिविजुअल परसेप्शन को अंडरस्टैंड करे, जिससे कि वो स्पेशल पैटर्न, उनके बिहेवियरल इफेक्ट्स, इन सब को अंडरस्टैंड कर सके और जिसके आधार पर वो विभिन्न स्थितियों को एनालाइज कर सके। सो बिहेवियरल अप्रोच बेसिकली ट्राइज टू अंडरस्टैंड वन्स एनवायरनमेंट, हाउ एक्सटर्नल स्टिमुलाई अफेक्ट्स अ पर्सन मेंटल स्टेट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज रिलीजन, धर्म। रिलीजन बेसिकली रिफर किया जाता है एक सिस्टम ऑफ बिलीफ, प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज जिसको बहुत सेक्रेड माना जाता है, जिसको बहुत पवित्र माना जाता है। इट इज रिलेटेड टू सुपर नेचुरल एंटिटीज एंड पावर्स विच आर अल्टीमेटली कंसिडर्ड एज अल्टीमेट कंसर्न। रिलीजन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कल्चरल प्रैक्टिसेस होता है। ये डिफरेंट सुपर ह्यूमन पावर्स पे बेस्ड होता है। ये पर्सनल या इम्पर्सनल हो सकता है। बेसिकली रिलीजन एक सेट ऑफ बिलीफ है, ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है जो लोग यूज करते हैं अपनी बिलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए। साथ में ये कल्चर का कंपोनेंट होता है और अपने अपने रिलीजन से रिलेटेड लोगों के सेक्रेट टेक्स्ट बुक्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, साइट्स होते हैं और ये सभी एस्पेक्ट उन्हें आपस में यूनाइट करने में हेल्प करते हैं। जितने भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वो आपस में इन एस्पेक्ट के आधार पर यूनाइटेड होते हैं
रिगार्डलेस वो वर्ल्ड के किसी भी प्लेस में हो. सो रिलीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सिविलाइजेशन. It helps to shape the people, interact, dress, eat, and it is the core of the belief system of civilization. Now next is religious group. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिलीजन क्या होता है. रिलीजन एक सेट ऑफ बिलीफ होता है, ये कुछ लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कल्चर का. सो डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले जो डिफरेंट लोग होते हैं उनको हम रिलीजियस ग्रुप कहते हैं. ये सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होता है whose identity is based on कॉमन रिलीजियस क्रीड, बिलीव, डॉक्ट्राइन, प्रैक्टिस और रिचुअल. बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप है, जैसे हिंदूइज्म का एक अलग रिलीजियस ग्रुप है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बुद्धिज्म, जैन और इसके अलावा अन्य बहुत से धर्म विश्व में हैं जिनको लोग मानते हैं. तो इन सभी धर्म को मानने वाले जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग रिलीजियस ग्रुप कहते हैं. नेक्स्ट इज मॉडर्न सोसाइटी. So modern society is based on education, technology, industry, urban life होती है. इनका एक कॉम्प्लेक्स संस्कृति होती है. फास्ट सोशल चेंज देखने को मिलता है, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन देखने को मिलता है. सो बेसिकली जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन विच पीपल हैव रिलेशनशिप. ये सोसाइटी के आधार पर कई तरीके की सोसाइटी हमको देखने को मिलती है समाज में, जैसे स्टैटिक सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी या जिसे नोमैडिक सोसाइटी कहते हैं, जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान रोम करते हैं. फिर अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, सेडेंट्री सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसमें परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे वो रूरल या अर्बन एरियाज में रह रहे हो, उसको हम सेडेंट्री सोसाइटी कहते हैं. फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी और इसी तरह मॉडर्नाइज सोसाइटी. सो जो मॉडर्नाइज सोसाइटी होती है ये बेसिकली इंडस्ट्री पे बेस्ड होती है. इसमें एजुकेशन का एक्सपेंशन बहुत तेजी से होता है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है और डाइवर्स सोशल कंडीशन के कारण यहाँ पर हेट्रोजेनस लाइफ मिलती है. नेक्स्ट आता है कास्ट सिस्टम. कास्ट वर्ड जो है ये स्पेनिश या पोर्चुगीज वर्ड कैस्टा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेस या ब्रीड. और कास्ट सिस्टम कई आधारों पर डिवाइड होता है. जैसे हिंदूज में 4 तरीके के कास्ट देखने को मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. और हिंदुओं में माना जाता है कि ये जो कास्ट सिस्टम आया था इनका निर्माण हिंदुओं के देवता ब्रह्मा ने किया था और इसके द्वारा लोगों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है. नेक्स्ट इज ट्राइबल सोसाइटी या जनजातीय समाज. ट्राइबल सोसाइटी बिग सिटीज में रहने वाली सोसाइटी से टोटली डिफरेंट होता है. इनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ज्यादातर एग्रीकल्चर होता है, या ये हंटर्स होते हैं या गैदरर्स होते हैं, और ये ज्यादातर नोमैडिक होते हैं. ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते हैं. ज्यादातर ऐसे ट्राइबल लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट या डिफिकल्ट रीजन्स में रहते हैं. ये नॉन लिटरेट सोसाइटी होती है. इनकी पॉपुलेशन स्मॉल होती है. स्लो रेट ऑफ सोशल कल्चरल चेंज होता है. हिस्ट्री एंड बिलीफ ये पास करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ, और ज्यादातर ये ग्रुप्स में आइसोलेशन में रहते हैं. नेक्स्ट है बुशमैन. बुशमैन को कीवी, बसारा या सैन भी कहते हैं. ये कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज करते हैं. दे ऑल्सो यूज क्लिक साउंड्स. ये हंटर्स एंड गैदरर्स होते हैं और दे हंट विद बोज एंड एरोज, ट्रैप स्मॉल एनिमल्स एंड ईट एडिबल रूट्स एंड बेरीज. ये स्मॉल स्ट्रेचर के होते हैं और लार्ज बॉटम होने के कारण इन्हें बुशमैन बम भी कहते हैं. नेक्स्ट इज भील. भील एक लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है. ये छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये प्री आर्यन के रेस के हैं. भील वर्ड बीलू वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बो, और भील को मेनली 2 ग्रुप्स में बांटा गया है. एक सेंट्रल या प्योर भील्स कहा जाता है और दूसरा ईस्टर्न या राजपूत भील्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट है क्लास. सोशल क्लास को हम लोग जनरली क्लास भी बोलते हैं. ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है सोसाइटी का जिनके एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है. पहली बार ये टर्म 19वीं शताब्दी के आसपास देखा गया था. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे क्लास देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कैटेगरी, जैसे अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास या लोअर क्लास. नेक्स्ट इज कल्चरल ज्योग्राफी. कल्चरल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी की एक सब फील्ड है. इसकी एकेडमिक स्टडी पहली बार इमर्ज हुई थी एज एन ऑल्टरनेटिव टू एनवायरमेंटल
डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी जो अर्ली 20th सेंचुरी में आई थी, जिसका ये मानना था कि पीपल एंड सोसाइटी इन्वायरमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। उसी के विरोध में कल्चरल ज्योग्राफी का बिलीफ उत्पन्न हुआ था, जिसके फादर माने जाते कार्ल ओ सोअर। सो कल्चरल ज्योग्राफी में हम लोग कल्चरल एलिमेंट्स या उसके एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं एज टू हाउ डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स या कॉम्पोनेंट्स डिफरेंट प्लेसेस या स्पेसेस में ओरिजिनेट करते हैं और आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एक ऐसा टर्म होता है जो ये बताता है कि किस तरीके से हमारी सोच है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा एक्ट कैसा है, और हमारी सोच, हमारा बिहेवियर और एक्ट हमारे रिलीजन में, आर्ट में, डांस में, लिटरेचर में, कस्टम में, मॉरल में, म्यूजिक, फिलॉसफी, इन सब में परिलक्षित होता है। So basically what is culture? Culture is all the manner we think, behave and act. It is known as culture. जबकि सिविलाइजेशन एक प्रोसेस होता है किसी भी रीजन या सोसाइटी में। ये एक एडवांस स्टेज होता है ह्यूमन डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का, और ये किसी भी सोसाइटी में उसके लॉ, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, सोशल अरेंजमेंट के द्वारा परिलक्षित होता है। सो सिविलाइजेशन बेसिकली क्या है, धीरे धीरे जो कल्चर होता है वो एक एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। सो कल्चर क्या है? हमारा बिलीफ है, हमारा बिहेवियर है, लैंग्वेज है, रिचुअल है, आर्ट है, वैल्यूज है, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है, इकोनॉमिक सिस्टम है, रिलीजन है, ये सब हमारा कल्चर होता है। जबकि किसी भी एरिया का जो सिविलाइजेशन होता है वो उसकी हिस्ट्री होती है, उसकी फिलॉसफी होती है, साइंस और टेक्नोलॉजी होता है, आर्ट एंड लिटरेचर होता है, उसका आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन सब उसकी सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, या इसे संभववाद अप्रोच भी कहते हैं। ये बेसिकली रिलेट करता है फ्रेंच ज्योग्राफर विडाल डी ला ब्लाश से, और ऐसा माना जाता है कि संभववाद शब्द पहली बार फेब्रेरे ने दिया था। ये कंसेप्ट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के रिएक्शन में आया था, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये कहता था कि पर्यावरण ही सब कुछ है, जबकि संभववाद ये कहता है कि विश्व में फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज है। ये मानव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उन संभावनाओं को इस्तेमाल करे या प्रयोग करे। पॉसिबिलिज्म थ्योरी ये कहता है कि वर्ड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज है, इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन हाउ दे यूज। सो इसमें पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच में मानव केंद्र में था और प्रकृति उसके चारों ओर थी। नेक्स्ट इज गोंड ट्राइब्स। गोंड ट्राइब्स वो ट्राइबल ग्रुप है जो ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। इस ट्राइब के 4 ग्रुप्स है, राजगोंड, माडिया गोंड, ध्रुवे गोंड या खटुलवार गोंड। इनका स्टेपल फूड कोडो और कुटकी है। राइस को ये जनरली फेस्टिवल्स में इस्तेमाल करते हैं। गोंड का ये मानना था कि अर्थ, वाटर और एयर भगवान के द्वारा रूल किए जाते हैं। दे मेजरली स्पीक गोंडी विच इज एन अनरिटन लैंग्वेज ऑफ द्रविडन फैमिली। नाउ डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। भारत को कई नामों से जाना जाता है, मेनली इसे इंडिया या भारत कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे जम्बूद्वीप, ऐसा लैंड जहां जामुन के ट्रीज पाए जाते हैं, नबी वर्षा। नबी वर्षा जैन टेक्स्ट में मिलता है कि एक ऐसी कंट्री जिसे किंग नबी के द्वारा राज्य किया गया था, और किंग नबी फादर थे पहले जैन तीर्थंकर लॉर्ड ऋषभ के। इसके अलावा हिंदू टेक्स्ट में मिलता है कि नबी वर्ड डिनोट करता है नेवल ऑफ ब्रह्मा से, और वर्षा का मतलब होता है कंट्री। सो ब्रह्मा की नेवल से रूल्ड किया हुआ कंट्री को नबी वर्षा कहते हैं। इसके अलावा इसको आर्यव्रत भी कहते हैं। आर्यव्रत संस्कृत लिटरेचर में मिलता है, जो दैट इज लैंड ऑफ आर्यंस। इसे भारतवर्ष भी कहते हैं। ये नाम दिया गया था किंग भारत के आधार पर। इसके अलावा इसे हिंद भी कहा जाता है। दिस नेम वॉज गिवन बाय पर्शियंस, जो स को ह प्रोनाउंस करते थे, तो सिंधु की जगह वो हिंदू पुकारते थे, तो उनके आधार पर इंडिया को हिंद भी कहा गया। इसके अलावा इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ये नेम भी पर्शियन के द्वारा दिया गया था। फिर इसे तिजांक्यू भी कहते हैं, ये चाइनीज हिस्टोरिकल नाम है। तेंजिक्यू भी कहते हैं, जापानीज इसको इस नाम से पुकारते हैं। कोरियन इंडिया को चेनोक्यू भी कहते हैं।
मैगस्थनीज की पॉपुलर वर्क इंडिका में इसे इंडिका के नाम से भी जाना जाता है, और हेरोडोटस के टाइम पीरियड से यानी 4th सेंचुरी बीसी के टाइम से ये इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो ऑफिशियल नेम है हमारी कंट्री का। सो भारत को जम्बूद्वीप, नबीवर्षा, आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, तजांक्यू, तेंजिक्यू, चिनोक्यूक, इंडिका और इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्पाइकमैन। निकोलस जॉन स्पाइकमैन एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इनका मेन वर्क जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी पे था, जिसके कारण इन्हें गॉड फादर ऑफ कंटेनमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने मैकेंडर को क्रिटिसाइज किया था दैट ही हैड ओवररेट द हार्टलैंड एज बीइंग ऑफ इमेंस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स वास्ट साइज, central geographical location, supremacy of land power rather than sea power, and he assumed that heartland will not be potentially hub of Europe. क्यों? इसके उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए थे। पहला, वेस्टर्न रशिया वॉज एग्रीगियन सोसाइटी। दूसरा, इट वॉज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके आधार पर स्पाइकमैन ने रिमलैंड थ्योरी दी। उनका ये मानना था कि जो स्ट्रिप ऑफ कोस्टल लैंड है दैट एनसर्कल्स यूरेशिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सेंट्रल एशियन जोन, जिसको मैकेंडर ने हार्टलैंड कहा, फॉर द कंट्रोल ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट। और स्पाइकमैन का ये विजन कंटेनमेंट पॉलिटिक्स पर बेस्ड था। स्पाइकमैन ने कहा कि हु कंट्रोल द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया, जो भी रिमलैंड को कंट्रोल करेगा वो यूरेशिया पर रूल करेगा, एंड हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड, और जो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड की डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा। सो उन्होंने रिमलैंड को इंपॉर्टेंट माना था। नेक्स्ट है मैकेंडर। सर हालफोर्ड जॉन मैकेंडर इंग्लिश ज्योग्राफर थे, एकेडमिक थे, पॉलिटिशियन थे। इन्हें जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी का फाउंडिंग फादर माना जाता है। इन्होंने दो नए टर्म्स का इजाद किया था, दैट इज मैन पावर एंड हार्टलैंड। मैकेंडर ने हार्टलैंड थ्योरी 1904 में प्रस्तुत की थी। उनका एक फेमस कोट था, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड द वर्ल्ड आइलैंड, एंड हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड विल कंट्रोल द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल ज्योग्राफी। इलेक्टोरल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांच, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की एक सब ब्रांच है। इसके सिस्टर डिसिप्लिन को सेफोलॉजी कहते हैं। इलेक्टोरल ज्योग्राफी बेसिकली किसी भी एरिया का एनालिसिस करता है, उसके मेथड्स, उसके बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन को स्टडी करता है, एंड बेसिकली इट ट्राइज टू स्टडी द वोटिंग बिहेवियर। इसके अलावा लास्ट यूनिट से जनरली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल के विभिन्न उपागम के विषय में बताइए। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी जो बाउंड्रीज, डिविजन और स्टेट्स के बारे में डील करता है। फेडरिक रैट्जल को पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर माना जाता है, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 6 अप्रोचेस हैं। पहला है पावर एनालिसिस अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टमैटिक अप्रोच। So these were all the short notes which were asked previously in the question papers. इससे आपको एक इंसाइट मिला होगा। अब हम लोग यूनिट 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Now let's start with the long answers. First we will discuss यूनिट 1. यूनिट 1 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर सोशल ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक भूगोल का आपका क्या दृष्टिकोण है। देन थ्रो लाइट अपॉन इट्स नेचर, इसकी प्रकृति पर प्रकाश डालिए। स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी, या सामाजिक भूगोल के विकास क्रम का वर्णन कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस सोशल ज्योग्राफी इन डिटेल, सामाजिक भूगोल को विस्तृत विवेचना करिए। कई बार सामाजिक भूगोल के उपागमों या अप्रोचेस के बारे में पूछा जाता है। सामाजिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालिए, सोशल प्रोसेस के बारे में बताइए, या सामाजिक संरचना के स्थानिक प्रतिरूप या स्पेशल पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पर बताइए। नाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सामाजिक भूगोल पर, तो सबसे पहले आप बताएंगे व्हाट इज ज्योग्राफी, फिर उसके ब्रांचेस के बारे में बताएंगे, एंड प्लेस ऑफ सोशल ज्योग्राफी इन ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी वास्तव में ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच है। ये क्लोजली रिलेटेड है सोशल थ्योरी इन जनरल एंड सोशोलॉजी इन पर्टिकुलर। ये डील करता है रिलेशनशिप ऑफ सोशल फिनोमिना, स्पेशल कॉम्पोनेंट्स, और जो टर्म सोशल ज्योग्राफी है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1908 में वॉलक्स के द्वारा। फिर ये सारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए देन डिस्कस फ्यू डेफिनेशंस बाय रिनाउंड स्कॉलर्स लाइक मोंकहाउस, वॉटसन एटसेट्रा।
देन डिस्कस अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी। अब जब हम नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसके नेचर या स्कोप में मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप आते हैं, सोशल रिलेशनशिप के डिस्कशन होता है, इनइक्वालिटीज को एग्जामिन करता है, ये स्टडी करता है सोशल क्रिएशन को ऑन वेरिड स्पेस एंड टाइम, and tries to understand social interaction and relationship between individual to individual, individual to group, group to group, and between individual and culture. इसके अलावा आप इसमें डिस्कस करिएगा फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। अब टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप में जैसे प्राइमरी ग्रुप, फैमिली एंड प्ले ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप में इंडस्ट्रियल वर्कर, फैकल्टी, स्टाफ। इसी तरह ग्रुप को हम सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्कस करिएगा सोसाइटी का पर्पस क्या होता है, और सोशल ग्रुप को हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं। इसके अलावा सोशल ज्योग्राफी में कम्युनिटी एंड सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है, सोशल स्पेस के बारे में अध्ययन किया जाता है, एंड सोशो कल्चरल रीजन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप नेचर एंड स्कोप में लिखेंगे। देन उसके बाद अप्रोचेस ऑफ सोशल ज्योग्राफी को जब हम डिस्कस करते हैं तो बेसिकली 4 अप्रोचेस आती है। पहला है पॉजिटिविस्ट अप्रोच, जिसमें सोशल साइंटिस्ट को अज्यूम किया जाता है कि वो एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसमें ह्यूमन को एक एजेंसी माना जाता है। डाइवर्सिटी आर गिवन सेंट्रलिटी, साइंस एंड साइंटिस्ट आर सब्जेक्टिव। थर्ड आता है रैडिकल अप्रोच, दे स्ट्रेस द नीड टू री एग्जामिन नॉट ओनली कंटेंट ऑफ सोशल ज्योग्राफी but the ways research and theories have been done. And last approach is postmodern approach. It denotes new era of Western society, the idea we are beyond the modern age. Then discuss about the development of social geography. अब जब हम social geography के development की बात करते हैं तो हम early phase को divide करते हैं। early phase को भी हम लोग pre early phase and पोस्ट अर्ली फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फिर मॉडर्न फेज ऑफ सोशल ज्योग्राफी को डिस्कस करिएगा, जिसमें वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल, रैडिकल स्कूल, पॉसिबिलिस्टिक स्कूल और बिहेवियरल स्कूल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है डिस्क्राइब स्पेशल पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट नोट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इसको एक ब्रीफ ओवरव्यू फिर से देख लेते हैं। अब जब सोशल स्ट्रक्चर के बारे में आया है तो सोशल स्ट्रक्चर एक प्रिंसिपल फॉर्म है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें टाइप्स ऑफ ग्रुप, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करते हैं, विच मेक्स अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। लाइक इट इंक्लूड्स स्कूल, फैक्ट्री, ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल। इसके अलावा इसमें एजुकेशनल सिस्टम, स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, किंगशिप सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद आप डिस्कस करिएगा टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर पैटर्न, आइडियल स्ट्रक्चर पैटर्न, इंटरेस्ट स्ट्रक्चर पैटर्न और इंटरेक्शन स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जब आप सोशल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें बताना होगा कि सोशल स्ट्रक्चर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे ही रिफर करता है जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स हो या मैनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में वेरियस पार्ट्स होते हैं जैसे स्टोन, स्टैंड, ब्रेक, आयरन, सीमेंट, वुड, ग्लास एक्सेट्रा। इसी तरह सोसाइटी का अपना ओन स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर का जो बेस होता है वो पीपल या पर्सन्स होते हैं। और इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में फैमिली को डिस्कस करेगा, स्कूल, फैक्ट्री, ऑफिसेज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स। और फिर आप डिस्कस करिएगा कि एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर को कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है प्रॉपर असाइनमेंट, रोल एंड स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर में ही आप एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर को डिस्कस करिएगा। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में सोशल इंस्टीट्यूशन आएगा, जैसे फैमिली है, गवर्नमेंट है, सोशल ग्रुप्स को डिस्कस करिएगा और सोशल स्टेटस को डिस्कस करिएगा। अब सोशल स्टेटस में रेस, क्लास, जेंडर, ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में रिलीजन, कास्ट, ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट एन एसे ऑन बुशमैन, बुशमैन पर एक निबंध किए। टेल द ओरिजिन ऑफ कास्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल के संदर्भ में जाति की उत्पत्ति के बारे में बताइए।
या पूछा जा सकता है धार्मिक समूह के स्थानिक विवरण के बारे में अपना अध्ययन प्रस्तुत कीजिए, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स। अब सबसे पहले हम लोग एक एक करके एक एक आंसर देख लेते हैं। जैसे बुशमैन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप इसका मैप बनाइएगा और साथ में इसके बारे में मैं कुछ आपको क्रक्स बता देती हूँ। बुशमैन को सान भी कहा जाता है। ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के आसपास के इलाकों में निवास करते हैं। ये एक बहुत प्राचीन जनजाति है और ये लोग परंपरागत रूप से कृषि करते हैं। 1950 से 1990 के दशक में सरकार के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए ये लोग खेती भी करने लगे थे। सान लोग 14 मौजूदा पैतृक जनजातियों में से एक हैं जिनसे आधुनिक मानवों का विकास हुआ है और जो आज के मानव के पूर्वज हैं। जलवायु की यहाँ प्रतिकूल दशाएं होती है जिसके कारण बुशमैन लोग ना तो कृषक होते हैं ना पशुपालक होते हैं। ज्यादातर ये लोग शिकारी होते हैं और भोजन की सामग्री ये शिकार के द्वारा ही अर्जित करते हैं। और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, दीमक, नीलगाय, चींटियां, मेंढक, कछुए, हिरन, छिपकली, गिरगिट आदि को ये बहुत चाव से खाते हैं। बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं और अत्यधिक गर्मी होने के कारण ये लोग वस्त्र भी बहुत कम पहनते हैं। पुरुष एक लंगोट पहनते हैं और स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चौंगा होता है जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को इलैबोरेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित होती है, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 होते हैं वही जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। अब जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित ऐसी सामाजिक समूह है जो वंशानुगत आधार पर समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करता है। जाति एक स्वायत्त इकाई होती है और परंपरागत रूप से जातियां स्वायत्त सामाजिक इकाइयां हैं जिनके अपने आचार और नियम होते हैं। सब जातियों की नैतिकता और सामाजिक जीवन ना तो परस्पर एक जैसी होती है और ना पूर्णतः समन्वित होती है। भारत में कठोर जाति प्रथा का सूत्रपात 1575 साल पहले हुआ था। गुप्त साम्राज्य ने लोगों पर कठोर सामाजिक प्रतिबंध लगाए थे। उससे पहले लोग निरंकुश तरीके से आपस में घुलते मिलते थे, शादी ब्याह आदि रचाते थे। तो इस प्रकार जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है जो प्राचीन काल से भारतीय समाज में मौजूद है। वर्षों से लोग इसकी आलोचना करते रहे, फिर भी जाति व्यवस्था ने हमारे देश में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाई है। भारत में जाति व्यवस्था को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये माना जाता है कि ये समूह हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा के द्वारा अस्तित्व में आए हैं। पुजारी, बुद्धिजीवी, शिक्षक ब्राह्मणों की श्रेणी में आते हैं। वे इस व्यवस्था में शीर्ष पर हैं और ये माना जाता है कि ब्रह्मा के मस्तक से ये आए हैं। इसके बाद अगली पंक्ति में आते हैं क्षत्रिय, जो शासक एवं योद्धा रहे हैं और ये माना जाता है कि ये ब्रह्मा की भुजाओं से आए हैं। फिर आते हैं व्यापारी एवं किसान, ये वैश्य वर्ग में आते हैं और कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी की जांघों से आए हैं। इसके बाद श्रमिक वर्ग आते हैं जिन्हें शूद्र कहा जाता है। ये चौथी श्रेणी में आते हैं और ये ब्रह्मा के पैरों से आए हैं। इनके अलावा एक और वर्ग है जिसे बाद में जोड़ा गया, जिसे दलित या अछूतों के रूप में माना जाता है। इनमें सड़कों की सफाई करने वाले, अन्य साफ सफाई करने वाले, क्लीनर वर्ग के लोगों को समाहित किया गया है। इस श्रेणी को जाति बहिष्कृत भी माना जाता है। ये मुख्य श्रेणियां आगे अपने विभिन्न पेशों के अनुसार लगभग 3000 जातियों और 25,000 उपजातियों में विभाजित किया गया है। उसके बाद इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को डिस्कस करेगा कास्ट सिस्टम के, कि ये एनकरेज करता है अनटचेबिलिटी, इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, अनडेमोक्रेटिक नेचर में होता है, ये गैप इंक्रीज करता है लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए डेंजर होता है, चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करता है, सती सिस्टम को प्रमोट करता है। इसकी वजह से समाज में प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता है। और फिर डिस्कस करेगा इसका सोल्यूशन, कि हमें इसके विषय में अवेयरनेस फैलाना चाहिए, एजुकेटेड लोगों को बनाना चाहिए, सोशल एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए रूरल एरियाज में, स्पेशल क्लास के मॉरल एजुकेशन पे बल देना चाहिए और सुपरस्टिशंस को हमेशा दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है रिलीजियस ग्रुप्स के ऊपर। तो रिलीजियस ग्रुप को हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट नोट में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम भारत में देखें तो भारत में हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म और अन्य प्रकार के कई धार्मिक ग्रुप्स माने जाते हैं, जिन्हें लोग अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग या जो प्रैक्टिस करते हैं उसके आधार पर ये निर्मित करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर कि जनजातीय समुदाय के वितरण को प्रस्तुत कीजिए, जनजातियों के निर्माण पर विवरण प्रस्तुत कीजिए, नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक तंत्रों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, या नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक तंत्रों की व्याख्या करते हुए सामाजिक पारिस्थितिकी पे यानी सोशल एनवायरनमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आइए अब एक एक करके एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहले दो क्वेश्चन जो पूछे गए जाते हैं अक्सर, वो है पुट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, जनजातीय समुदाय के वितरण को प्रस्तुत कीजिए, या ट्राइबल फॉर्मेशन या जनजातीय निर्माण के ऊपर अपना विवरण प्रस्तुत करिए। अब भारत में ट्राइब्स जो हैं वो एक बहुत लंबाई में और ब्रेथ में फैले हुए हैं। 2/3 जनसंख्या भारत की ट्राइबल पॉपुलेशन है। ये ज़्यादातर 5 स्टेट्स में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। बीएस गुहा जी ने ट्राइबल जोन को 3 वर्गों में डिवाइड किया है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन, दूसरा है सेंट्रल या मिडिल जोन, और तीसरा है सदर्न जोन। जबकि सीबी मामोरिया ने एक और इसमें 4th जोन ऐड किया, जिसे उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को जोड़ा। फिर बीके रॉय बर्मन ने ट्राइबल पॉपुलेशन को 5 ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। इसके अलावा हम ट्राइब्स को एथनिसिटी और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे भी बांट सकते हैं। अगर हम एथनिसिटी की बात करें तो हम इसे 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेग्रिटो, मंगोलॉइड्स और मेडिटेरेनियन या द्रविडन। और अगर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे बात करें तो हम इसे 7 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ जोन या उत्तरी खंड, नॉर्थ ईस्टर्न जोन उत्तर पूर्वीय भाग, सेंट्रल जोन मध्य जोन, सदर्न जोन दक्षिणी जोन, ईस्टर्न जोन पूर्वी भाग, वेस्टर्न जोन पश्चिमी, और आइलैंड रीजन या द्वीपीय भूभाग। इसके अलावा आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन ट्राइब्स के बारे में बता सकते हैं कि इंडियन ट्राइब ज़्यादातर हिली या फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। इनकी एक इंटीग्रेटेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ब्लड रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। यहाँ पर कल्चरल होमोजेनिटी पाई जाती है, कॉमन डायलेक्ट पाया जाता है। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कम्युनिटेरियन बेसिस पे लैंड होल्डिंग होती है। लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म्स एज वेल एज सब्सटेंस ऑफ रिलीजन होता है। दे हैव डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल व्यू टुवर्ड्स एंजॉइंग लाइफ। इसके अलावा हम लाइवलीहुड के आधार पर भी ट्राइब्स को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ट्राइब्स केवल फूड गैदरर्स या हंटर्स होते हैं, कुछ हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, पैस्टोरलिस्ट होते हैं, हिल कल्टिवेशन टाइप्स होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, सिंपल आर्टिजन हो सकते हैं, फोक आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेबरर्स हो सकते हैं, या इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी हो सकते हैं। अब सारा डिस्ट्रीब्यूशन बताने के बाद अगर ट्राइबल कम्युनिटी या उसके फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाए तो उनकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे लैंड एलिएशन की प्रॉब्लम या भूमि हस्तांतरण की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर फॉरेस्ट एंड ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होती है, इन डेप्थनेस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, हेल्थ न्यूट्रिशन लैक करता है, लैक ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज पाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल स्टाफ की लैकनेस होती है, लैक ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज होती हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम होता है, इन माइग्रेशन ऑफ अदर कम्युनिटीज का प्रॉब्लम देखा जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि ये अनरिटन फॉर्म में होती है। अब जब हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट सोशल सिस्टम इन अर्बन एरिया। जब अर्बन एरिया की बात आ रही है तो पहले जैसे मैंने अभी आपको पिछला आंसर बताया कि सोशल सिस्टम क्या है उसके बारे में बताइए, एलिमेंट्स बताइएगा, कैरेक्टरिस्टिक बताइएगा, फिर प्रॉब्लम्स बताइएगा। अब अर्बन एरिया का सिस्टम रूरल एरिया से डिफरेंट होता है, उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिएगा, उसका इम्पैक्ट और सोल्यूशन के बारे में हम लोग बताएंगे। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है राइट एन एसे ऑन जारवार ट्राइब, जारवार जनजाति के ऊपर निबंध लिखिए। तो जारवार भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 आदिवासी जनजातियों में से एक है और इसका संबंध नेग्रिटो समुदाय की जनजाति से है। वर्तमान में ये जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिणी अंडमान के इलाके में रहती है। इस जनजाति का अस्तित्व पिछले 55,000 साल से बना हुआ है। इस जनजाति के केवल 250 से 400 लोग ही बचे हैं। जारवा लोगों की त्वचा एकदम उनका रंग काला होता है, कद छोटा होता है
और करीब 990 तक जारवा जनजाति किसी के नजर में नहीं आई थी। एक अलग तरीके का जीवन ये लोग जी रहे हैं। आज भी ये झुंड में रहकर शिकार करते हैं और भोजन को इकट्ठा करते हैं। 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया इसको घोषित कर दिया था। इनका मूल ओरिजिन अफ्रीका महाद्वीप माना जाता है। इन्हें विश्व के सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। आज भी ये पाषाण युग में जी रहे हैं। आज भी धनुष बाण से शिकार करते हैं। इसी से मछलियां और केकड़ों का शिकार करते हैं। जारवा जनजाति के लोग किशोर अवस्था में ही विवाह कर लेते हैं। ये लोग वचाही और हाथों वृक्ष की पत्तियों से गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। इनको जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्ञान है। गवर्नमेंट इनकी हेल्प ले रही है। ये जनजाति अभी भी पुरानी दुनिया में रहती है। ये लोग पूरी तरह प्रकृति की गोद में रह रहे हैं और इन्हें नहीं पता कि टीवी, मोबाइल, हवाई जहाज क्या होता है और इसका उपयोग किस प्रकार से होता है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को विद मैप इलैबोरेट करिएगा। तो यहाँ पे हमने यूनिट 1 और 2 देख लिया। अब हम यूनिट 3 एंड 4 को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। नाउ लेट्स सी यूनिट 3 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 3 में कल्चरल ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र बताइए। देन कंसेप्चुअल डिटेल ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी बताइए। सांस्कृतिक भूगोल के संकल्पनात्मक विवरण प्रस्तुत करिए। अब जब कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाए तो पहले आप जिस तरीके से सोशल ज्योग्राफी का आंसर लिखा था, अबाउट ज्योग्राफी बताइए, व्हाट इज ज्योग्राफी, फिर प्लेस ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी इन ज्योग्राफी, फिर डेफिनेट डेफिनेशंस दीजिए कल्चरल ज्योग्राफी की। कल्चरल ज्योग्राफी बेसिकली डेवलप हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले एंड इट वाज लेड बाय कार्ल सोर। It is the study of cultural aspect found throughout the world. It deals with how people are related to their spaces, places where they originate, and then travel as people continually move across various areas. ये सारा डिस्कस करने के बाद आप 5 बेसिक थीम्स ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी बताइएगा। दैट इज कल्चरल रीजन, कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल इकोलॉजी, कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल लैंडस्केप। इसके बाद जब हम कल्चरल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला है कल्चरल ट्रेट। कल्चरल ट्रेट का मतलब होता है सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ अ कल्चर। ये ज्यादातर किसी एक सिंगल एरिया में कन्फाइंड नहीं होता। दूसरा है कल्चरल कॉम्प्लेक्स। कल्चरल कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कल्चरल ट्रेट्स होता है। ये डिस्टिंक्टिव होता है, जैसे कॉमन वैल्यू, बिलीफ, बिहेवियर, आर्टिफैक्ट्स, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिफर करता है। अब जब हम कल्चरल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है कल्चरल ट्रेट। कल्चरल ट्रेट एक सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर होता है और ये किसी सिंगल एरिया में कन्फाइंड नहीं होता है। दूसरा है कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कल्चरल ट्रेट होता है। अलग अलग तरीके से ये डिस्टिंक्टिव होता है, जैसे वैल्यूज, बिलीफ, बिहेवियर, आर्टिफैक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह में ये डिफर करता है। तीसरा आता है कल्चरल सिस्टम। कल्चरल सिस्टम एक ग्रुप होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है डिफरेंट कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस से, एंड एनी एरिया विद स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज दैट बाइंड इट पीपल टुगेदर इज नोन एज कल्चरल सिस्टम। नेक्स्ट आता है कल्चरल रीजन। कल्चरल रीजन एक एरिया होता है मार्क्ड बाय कल्चर दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अनदर रीजन। और लास्ट आता है कल्चरल रेल्म। कल्चरल रेल्म का अर्थ होता है लार्ज एरिया मार्क्ड बाय अ नंबर ऑफ कल्चरल रीजन्स। इट इज अ सेट अपार्ट फ्रॉम अदर वर्ल्ड एरिया बिकॉज ऑफ दीज रीजन। अब इसको डिस्कस करने के बाद आप डिस्कस करिएगा स्कूल ऑफ थॉट। जब हम स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो 4 थॉट आते हैं। पहला एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरा पॉसिबिलिज्म, तीसरा एनवायरमेंटल परसेप्शन और चौथा है कल्चरल डिटर्मिनिज्म। अब एक एक करके देख लेते हैं। पहला है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जब हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं तो ये सोशल कल्चर है विच इज डेवलप कंप्लीटली बाय द एनवायरमेंट एंड सिमिलर एनवायरमेंट प्रोड्यूस सिमिलर टाइप्स ऑफ कल्चर। जैसे जितने भी डेजर्ट टाइप के एरियाज होंगे वहां पर एक जैसा ही कल्चर हमको मिलता है। सेकेंड आता है हमारा पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म में पीपल डेवलप कल्चर एज मच एज एनवायरमेंट। Environment provides possibilities for the culture and technology increases the possibilities. Next आता है environmental perception. Perception of the environment affects culture. कैसे लोग चीज़ों को perceive कर रहे हैं, कैसी वहाँ की सोच है, वहाँ की teachings, culture सब environment के perception पर determined होती है. And last is cultural determinism. Cultural determinism ये कहता है कि human culture more important है than physical environment.
एंड ह्यूमन डिटरमाइंस द इन्वायरमेंट। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर कल्चरल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप इसमें इनकॉर्पोरेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गिव अ शॉर्ट स्टडी अबाउट हिंदू कल्चर एक्सपेंशन। हिंदू सांस्कृतिक फैलाव के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन या विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करिए। हिंदुइज्म वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजन है। ये डेट बैक करता है, लगभग 4000 वर्षों पुराना है और रफली 95% वर्ल्ड की जो है वो हिंदू जो है वो भारत में रहते हैं। ये एक सिंगल रिलीजन नहीं है बल्कि एक कंपाइलेशन ऑफ मेनी ट्रेडिशंस एंड फिलॉसफीज है। उसके बाद आप ब्रीफ ओवरव्यू दीजिएगा हिंदुइज्म के बिलीफ के बारे में, ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म के बारे में। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है, इसे विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कहा जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले मानी जाती है। ये भारत की संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण है। इस धर्म के अनुयायी बहुत से हैं। कई सारे देवी देवताओं को मानने के बावजूद ये धर्म एक ईश्वरवादी है। हिंदू न केवल एक धर्म है बल्कि मानवता और एकता की पद्धति पर जीवन जीने को बताता है। ये सारा बताने के बाद आपने बताना है कि हिंदुइज्म को कैसे पॉपुलैरिटी मिली एंड देन एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ हिंदू कल्चर यूजिंग वर्ल्ड मैप। आप इन सारे डेटा और मैप का यूज अपने आंसर में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, डिस्क्राइब द कल्चरल रीजन एंड बेसिस ऑफ डिलिनिएशन ऑफ कल्चरल रीजन। सांस्कृतिक प्रदेश का अर्थ क्या है और इसके सीमांकन करने के आधारों का वर्णन करिए। अब जब हम सांस्कृतिक प्रदेश की बात करते हैं तो संस्कृति क्षेत्र पृथ्वी की सतह का एक हिस्सा है जिसमें सामान्य सांस्कृतिक तत्व हैं और अन्य क्षेत्रों से ये अलग सांस्कृतिक अधिकार होते हैं। मेजरली वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 7 कल्चरल रीजन्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। जोग्राफर्स ने सेवरल कल्चरल रीजन्स को डिवाइड किया है, जैसे मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रशिया, सब सहारन अफ्रीका, चाइना, जापान, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये सारे फैक्टर्स आप एक्सप्लेन करेंगे। साथ में आप बताएंगे कि डिलिनिएशन कैसे किया जाता है। तो डिलिनिएशन जो है वो किसी भी एरिया में जो भी आप सिमिलैरिटीज देखते हैं उनके आधार पर कुछ रीजन्स को एक साथ लाया जाता है। अब जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम संस्कृति में उनके बिलीफ, उनके वैल्यूज, उनके नॉर्म्स, उनके गोल्स, इसके अलावा लैंग्वेज, डायलेक्ट, इन सब के आधार पर हम रीजन्स को डिवाइड करते हैं। तो इसके साथ जब आप ये सारे फैक्ट्स देंगे तो फैक्ट्स देने के बाद ये जितने भी मैंने आपको रीजन्स दिए हैं इनको आप डिटेल में इनके एक एक का वर्ड मैप बना के इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर कल्चरल ग्रुप्स ऑफ इंडिया कौन कौन से सांस्कृतिक समूह के विषय में बताइए। तो ये हम ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आर द कल्चरल ग्रुप्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर भारत के सांस्कृतिक समूह कौन कौन से हैं। अब इंडिया में लैंग्वेजेस के आधार पर 4 लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं। पहला है इंडो यूरोपियन फैमिली, जिसे आर्यन फैमिली भी कहते हैं। ये लैंग्वेजेस ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के लोगों के द्वारा बोली जाती है। दूसरा है द्रविडन फैमिली या द्रविडास। ये फैमिली की जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो आंध्र प्रदेश में जैसे तेलुगु, कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम और तमिलनाडु में तमिल। फिर इसी तरह ऑस्ट्रिक फैमिली एक आती है जिसमें जिसे हम लोग निषादा भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रिक लैंग्वेज जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा बोली जाती है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसी तरह एक और फैमिली है जिसे हम सिनो टिबेटन फैमिली भी कहते हैं। ये टिब्बत लैंग्वेज ज़्यादातर हिमालयन बेल्ट में स्पोकन की जाती है और इसे 3 अदर ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है टिबेटो हिमालय, दूसरा है नॉर्थ असम एंड अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है असमी म्यांमारी बर्मीज लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है, प्रेजेंट अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सोशो कल्चरल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो सोशो कल्चरल इज समथिंग दैट इन्वॉल्व सोशो एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। सोशो कल्चरल एस्पेक्ट को डिस्कस करने के टाइम पे आप उसके फीचर्स के बारे में बताइएगा, जैसे डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, मल्टीपल रिलीजियस एक्टिविटीज, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, सोशल डाइवर्सिटी, रीजनलिज्म, यूनिटी, कास्ट, फैमिली स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, फूड, क्लोथ्स, लिटरेचर, वैल्यू, फिलॉसफी, थॉट्स एंड आर्ट। इसके अलावा सोशल कल्चरल फैक्टर्स जब आप डिस्कस करेंगे तो रिलीजन के बारे में, एथनिसिटी, लैंग्वेज,
कंज्यूमर प्रेफरेंस, उनकी हैबिट्स, डेमोग्राफिक और सोशल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस और उनके सोशल चेंज के बारे में डिस्कस करते हुए सोशो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे। जैसे डिफरेंट एरियाज में एटीट्यूड डिफरेंट होता है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग होती हैं, कल्चरल डेप्रिवेशन हो सकता है, कल्चरल आइडेंटिटी हो सकता है, कल्चरल चेंज हो सकता है, एथनिक आइडेंटिटी, एथनिक वैल्यूज, फैमिली स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, पावर, रेस, एथनिक ग्रुप्स अलग अलग हो सकते हैं, फिर रिचुअल्स, टैबूज, इन सबको भी आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप सोशल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड हैबिट्स, एटिक्विटीज, डेमोग्राफिक एंड सोशल ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और उसके कारण सोशल चेंज। इनके अलावा आप सोशल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे, जैसे लोगों के एटीट्यूड डिफरेंट होता है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग होती हैं, क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कल्चरल डेप्रिवेशन, कल्चरल आइडेंटिफाई, कल्चरल चेंज, डिस्क्रिमिनेशन, एथनिक वैल्यूज, सोशोलॉजिकल कंसेप्ट, फैमिली स्ट्रक्चर, पावर, racial and ethnic groups, religious belief, religious practices, rituals and taboos, इन सारे पॉइंट्स को आप सोशो कल्चरल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की व्याख्या कीजिए। अब जब आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति की व्याख्या कीजिए, तो इंडिया के पास एक फैसिनेटिंग कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स हैं, जैसे रिलीजियस कस्टम, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया डिफर करते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर अलग अलग है, मैरिज सिंबल्स, cuisine and food, traditional clothing, dance of India, epics and mythology, marital rituals, languages different हैं। इन सबको डिस्कस करने के बाद आप सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर डिस्कस कर सकते हैं कि भारत में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, भारत की संस्कृति फिलॉसफी पे बेस्ड है, फेथ ऑफ टॉलरेंस है, कास्ट बाउंड है, इम्प्लिसिट फेथ इन गॉड है, फेथ इन स्पिरिचुअलिज्म है, फेथ इन थ्योरी ऑफ कर्मा है, फेथ इन धर्म है, वैल्यू सिस्टम है, फेथ इन इंडिविजुअल है और कॉम्पोजिट कल्चर पाया जाता है। तो बेसिकली कल्चर ऑफ इंडिया कंप्राइज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग, फेस्टिवल, लैंग्वेजेस, रिलीजन, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, फूड एंड आर्ट, इन सब का मिक्सचर इंडियन कल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में भौगोलिक अनेकता की क्या भूमिका है। अब इंडिया जो है वो डाइवर्स फीचर वाला एरिया है। इंडिया को भारत या भारतवर्ष या जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। ये 7th लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया है और इसका एरिया जो है वो 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 2nd लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन की दृष्टि से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और इंडिया का जो कल्चर, ट्रेडिशन या सोसाइटी है वो 5000 वर्ष से भी पुराना है। ये सारा डिस्कस करने के बाद आप डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को डिस्कस करने के लिए ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बता सकते हैं कि इंडिया को हम बेसिकली 4 वर्ग में डिवाइड कर सकते हैं, हिमालयन रीजन, ग्रेट प्लेन एरिया, फिर पेनिसुलर प्लेट्यू, कोस्टल रीजन, इसके अलावा डेजर्ट रीजन और आइलैंड। अब इनके आधार पर इनके मैप बनाते हुए आप रेशियल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, सोशल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को इलैबोरेट करिएगा। अब आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में एक क्वेश्चन जैसे सोशल कल्चरल ज्योग्राफी में पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ज्योग्राफी या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल ज्योग्राफी। इसी तरह मीनिंग, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ सकता है, स्कूल्स ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपको डिस्कस करने को आ सकता है, फिर अप्रोचेस बताइए, उपागम के बारे में बताइए या अन्य सोशल साइंसेस से इसका कैसे रिलेशनशिप है। अब अगर आपसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है तो आप पहले बताएंगे व्हाट इज ज्योग्राफी, फिर प्लेस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन ज्योग्राफी, फिर अबाउट पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी बेसिकली एक ब्रांच है ज्योग्राफी की जो डील करता है बाउंड्री से, डिवीजन से एंड पोजीशंस ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, ये स्टडी करता है इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ पीपल एंड इंटीग्रल ज्योग्राफिकल स्पेस के बारे में बताता है। ये इंक्लूड करता है फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल स्पेसेस को। और अगर हम H.J. मैकेंडर के अनुसार लें तो इसके नेचर में हम साइंस, आर्ट और फिलॉसफी तीनों को डिस्कस करते हैं। ये फॉलो करता है साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को, कलेक्शन ऑफ डेटा को, बिल्डिंग ऑफ थ्योरी को, मॉडल एंड साइंटिफिक स्क्रूटनी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स अंडर द स्टडी ऑफ
वैलिडिटी ऑफ सच रिलेशनशिप को भी डिस्कस करता है। रैट्ज़ल की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टडी करता है और टीच करता है हमें कनेक्शन बिटवीन स्पेशल फैक्ट्स, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे हैं, कैसे लोगों ने डेवलपमेंट किया है। और फ्रेडरिक रैट्ज़ल को यूजुअली एक्नॉलेज किया जाता है एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और इन्होंने पब्लिश किया था पॉलिटिशी ज्योग्राफी, जो पब्लिश हुई थी 1897 में। इसके बाद आप स्कोप एंड अप्रोचेस को डिस्कस कीजिएगा। आप स्कोप और अप्रोचेस में स्कोप में इसका टेम्पोरल एस्पेक्ट आएगा, स्पेशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इंटीग्रेटिव स्कोप, ग्लोबल स्कोप, थ्योरेटिकल स्कोप और इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप को आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अप्रोचेस की जब हम बात करते हैं तो पावर एनालिसिस अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, प्राचीन काल में कैसे लोगों की राजनीतिक सत्ता थी, किस तरीके से राज्य किए जाते थे, मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टमैटिक अप्रोच को लिखते हुए ये पूरा आंसर आप कंप्लीट करेंगे। अब फोर्थ यूनिट में ही मैकेंडर और स्पाइकमैन की थ्योरीज दी गई हैं। तो इस मैकेंडर की थ्योरी पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट द स्ट्रैटेजिक व्यू ऑफ मैकेंडर इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल में मैकेंडर के सामरिक विचारों को प्रस्तुत कीजिए, या हृदय स्थल का भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तो हृदय स्थल सिद्धांत मैकेंडर ने ही दिया था। अब मैकेंडर ने अपनी थ्योरी डेवलप की थी 1904 में। ये जियोपॉलिटिकल थ्योरी है। ये अल्टीमेटली पावर डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताती है, और ये बताती है कि कॉन्टिनेंस स्ट्रगल देखा जाता है कॉन्टिनेंट और ओशन पावर में। लेकिन मैकेंडर ने कहा कि जो अल्टीमेट विक्ट्री होती है वो अल्टीमेट विक्ट्री कॉन्टिनेंटल पावर की होती है। मैकेंडर ने 4 लैंड मासेस में डिवाइड किया था जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को। एक हार्टलैंड, दूसरा वर्ड आइलैंड, तीसरा इनर क्रेसेंट और चौथा आउटर क्रेसेंट। इन्होंने कहा था कि whosoever has control of Eastern Europe will rule the heartland, whosoever has control of the heartland will rule the word island, whosoever will have the control of word island will rule the word। यानी उनका कहना था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर नियंत्रण करेगा, और जो हृदय स्थल पर नियंत्रण करेगा वो विश्व द्वीप पर नियंत्रण करेगा, और वही विश्व के भाग्य को निर्धारित करेगा। वास्तव में विश्व के भू राजनीति में मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत और संबंधित भू राजनीतिक विचार, धुरी प्रदेश और मिडलैंड बेसिन सिद्धांत का व्यापक महत्व है। किसी भी राष्ट्र के भू राजनीतिक महत्व उसकी भौगोलिक दिशा निर्धारित करती है। यदि कोई राष्ट्र या क्षेत्र सुरक्षा के संदर्भ में अनुकूल स्थिति में हो और आर्थिक रूप से समृद्ध हो तो इसका पर्याप्त भू राजनीतिक महत्व मिलता है उस राज्य को। इन्हीं आधारों पर मैकेंडर ने वैश्विक सामरिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैकेंडर ब्रिटिश मूल के भू राजनीतिज्ञ थे। इनका उद्देश्य ब्रिटिश हितों के संदर्भ में यूरोपीय भू राजनीतिक गतिविधियों का व्याख्या करना था। मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत के भू राजनीतिक विचार समय के साथ संशोधित होते रहे, जैसा मैंने आपको भी बताया था। 1904 में इन्होंने धुरी प्रदेश की संकल्पना दी थी, 1919 में इन्होंने हृदय स्थल संकल्पना दी थी, और 1943 में मिडलैंड बेसिन की संकल्पना दी थी। मैकेंडर ने धुरी प्रदेश की संकल्पना के बाद 1919 में जो हृदय स्थल सिद्धांत दिया था उसका प्रतिपादन डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी नामक पुस्तक में किया था। और जब आप ये बता देंगे उसके बाद आप यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी बताएंगे कि ये जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट के बारे में बताता है। ये एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। ये थ्योरी इंस्पायर करता है जर्मनी को इन्वेड करना रशिया इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हार्टलैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, and during the Cold War the USA and USSR tried to control Eastern Europe and inner crescent land masses। इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये आज के टाइम पीरियड पे एप्लीकेबल नहीं है, ओवर एम्फेसिस देता है ये हार्टलैंड पे जो अननेसेसरी है, और ये थ्योरी इग्नोर करता है इंपॉर्टेंस ऑफ आउटर क्रेसेंट कंट्रीज सच एज अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो हालांकि इसकी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए, पर अगर हम भू राजनीति के संबंध में देखें तो इसका बहुत महत्व है, और ये भौगोलिक दिशा की ओर लोगों का ध्यान को आकर्षित किया। या केवल स्पाइकमैन की थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो स्पाइकमैन की थ्योरी को हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स में डिस्कस किया है, तो एक बार अगर आपका ध्यान ना गया हो तो आप दोबारा से वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ यूनिट में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्टोरल ज्योग्राफी, इलेक्टोरल भूगोल को के बारे में बताइए, तो वो भी हम लोगों ने शॉर्ट नोट में डिस्कस किया है। और जब आप इलेक्टोरल ज्योग्राफी के बारे में बताएं तो कई बार आपको यूपी इलेक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है या दिल्ली इलेक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन सारे जो मेजर, एक तो यूपी का मैप आप अच्छी तरह देख लीजिए, लखनऊ का मैप देख लीजिए और दिल्ली का मैप देख लीजिए।
तो इन पर्टिकुलर मैप को भी आप अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं. With this, we have come to the end of the today's session. I hope you enjoyed today's session and it would have been very fruitful for you all. So with this, if you haven't subscribed the channel, do subscribe. If you like the video, do press the like button and also share the video with others so as to help others. And at last, I would say, एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है हमारी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है हमारी. तो यही आदत आप भी रखिए. इसी शुभेच्छा के साथ थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर.